हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे थे। हमने पढ़े थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी उसके अंडर में कर दी गई विद लिमिटेड पावर्स। और जो आपके बंगाल का गवर्नर जनरल है उसके साथ में एक 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, जिसमें सारे डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाएंगे और यदि वोट बराबर होते हैं तो गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट डाल सकता है। वो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। वो 4 सदस्य थे, फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे और 3 जज चैम्बर साइड और लीमेस्टर होंगे। इसमें ब्रिटिश कानून लागू होंगे, केवल कलकत्ता सिटी के लिए लागू होगा, पर यदि बाहर की दोनों पार्टियां एग्री करती है तो मुकदमा यहां पर सुना जा सकता है। कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय पर्सनल ट्रेड नहीं कर सकता, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय गिफ्ट नहीं ले सकता। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में एज ए गवर्नर ऑफ बंगाल आया था, पर रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। 1772 में वो बंगाल में ड्यूअल रूल खत्म कर देता है और सारी पावर्स कंपनी के हाथ में ले लेता है। 1772 के अंदर वो 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करता है, जिसमें न्यू लैंडलॉर्ड्स को हाई बिड के आधार पर ठेके देता है। पर यह व्यवस्था असफल रही क्योंकि नए जमींदार अनुभवहीन थे और पुराने जमींदारों ने किसानों को कर नहीं देने के लिए उकसा दिया था। 1776 में 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू करता है और एक बार फिर परंपरागत जमींदारों को ठेके दिए गए थे। उसने डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट बनाए। डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में जहां कलेक्टर न्याय करते थे, वहीं डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में इंडियन जजेस बनाए गए थे, जिनके ऊपर अपील करने के लिए सदर सिविल कोर्ट और सदर क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे। वह कानूनों का ट्रांसलेशन करवाता है, जो फतवा आलमगिरी को इंग्लिश में करवा देता है। कोर्ट ऑफ जेंटू लॉज और डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज, जिसको विलियम जॉन्स और कॉलब्रुक ने लिखा था, कई पुस्तकें लिखी गई। एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में कलकत्ता में विलियम जॉन्स द्वारा बनाई गई, जिसका उद्देश्य एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था। चार्ल्स विल्किंस गीता का अनुवाद करता है। वॉरेन हेस्टिंग्स अवध की बेगमों से धन लूट लेता है। बनारस में धन के बदले में चैत सिंह को हटाकर महिप नारायण को राजा बना देता है। और उसने मुन्नी बेगम, जो बंगाल के नवाब मुबारिकुद्दौला की संरक्षिका हुआ करती थी, रेजेंट हुआ करती थी, उससे धन छीन लिया था। तो नंद कुमार नाम के बंगाली ब्राह्मण ने उस पर केस किया, लेकिन उसने नंद कुमार को उल्टा जालसाजी के आरोप में फांसी लगवा दी थी, फंसाकर फांसी लगवा दी थी। जब वापस गया तो एडमंड बर्क ने उसके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंपीचमेंट चलाया था। उसके बाद अगले हम पढ़ रहे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग्स के कामों को आगे बढ़ाने का सोचा और 1719 में उसने 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किए और पुराने जमींदारों को ठेके दिए गए। पर 1793 में इस व्यवस्था को परमानेंट कर दिया गया, इसलिए इसे परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। इसमें कंपनी ने अपना भू राजस्व स्थायी कर दिया था और जमींदार को भूमि का मालिक बना दिया था, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था का ड्राफ्ट जॉन सोर ने तैयार किया था, इसलिए इसको जॉन सोर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें कंपनी का शेयर 10/11 था और जमींदार का शेयर 1/11 हुआ करता था। यह व्यवस्था ब्रिटिश इंडिया के 19% एरिया, जिसके अंदर बंगाल, नॉर्थ कर्नाटका और बनारस आते थे, में लागू की गई थी। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को कई फायदे हुए, जैसे उनका समय बचा, उनका धन बचा, वो फ्यूचर पॉलिसी बना सकते थे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर दूसरी जगह लगाए गए, जिससे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई थी। जमींदारों के रूप में उनको एक सपोर्टिव क्लास मिल गया था, जिसने आगे पीजेंट मूवमेंट्स को कुचला। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो आई थी, उनको सप्रेस करने में सहायता मिली उनको। और उनको, हालांकि जो परमानेंट सेटलमेंट था, इसमें इमीडिएट प्रॉफिट हुए थे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर उनको कई जगह लॉसेज उठाने पड़े, इसलिए उन्होंने इसे सबक लिया और कालांतर में साउथ इंडिया में रैयतबाड़ी और नॉर्थ इंडिया में महलबाड़ी व्यवस्था लागू कर दी थी। इससे हमें हानियां हुई, भारतीयों को हानियां हुई, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा था। जमींदार समय समय पर टैक्स बढ़ा दिया करते थे, कलेक्शन का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करता था। जमींदारों ने भूमि में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया। इवन जमींदार शहरों में जाकर रहने लगे, इसलिए अनुपस्थित जमींदारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जब जमींदार भूमि का मालिक है तो किसान एकदम लेबर की भूमिका में आ गया था। और जमींदारों को भी इससे ये नुकसान हुआ कि सनसेट लॉ की वजह से यदि कोई जमींदार समय पर भू राजस्व जमा नहीं करवाता तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। कॉर्नवालिस आगे जुडिशियल रिफॉर्म करता है, जब वो कलेक्टरों से सिविल मामलों के अंदर न्याय करने का अधिकार छीन लेता है और कई सिविल कोर्ट्स की पूरी सीरीज तैयार करता है, जिसमें 50 रुपए तक के मामले मुंसिफ देखेगा, 100 रुपए तक के मामले रजिस्ट्रार देखेगा, फिर आपके 200 रुपए तक के मामले जिला दीवानी में देखे जाएंगे, 1000 रुपए तक के मामले प्रांतीय दीवानी में देखे जाएंगे और 5000 रुपए तक के मामले सदर दीवानी में देखे जाएंगे। इससे ऊपर का मामला हो तो प्रिवी काउंसिल में जाना पड़ेगा, जो कि लंदन में हुआ करती थी। वह क्रिमिनल केसेज के लिए 4 सर्किट कोर्ट बनाता है, जिनमें 3 बंगाल में ढाका, मुर्शिदाबाद और कलकत्ता और एक बिहार में पटना में स्थापित करता है। उसने कानूनों में सुधार किया और 1793 में कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता बनाई गई, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया था, कानून की सर्वोच्चता दी गई थी, अंग भंग के जगह पर कठोर कारावास दिया जाएगा, रक्त मूल्य की परंपरा बंद की गई थी। आपके
हत्या का तरीका नहीं देखा जाएगा, बल्कि हत्या का उद्देश्य देखा जाएगा। जो गवाह विटनेस है उसकी रिलीजियस क्वालिफिकेशन को नहीं देखा जाएगा, और वकालत का पेशा इसके द्वारा शुरू किया गया था। हम कहते हैं कि यहीं से आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये पश्चिमी मान्यताओं पर आधारित था, कानून के सामने सभी बराबर थे और निष्पक्षता का सिद्धांत लागू होता था। पर दूसरी तरफ हम ये भी कहेंगे कि इस व्यवस्था से न्याय न केवल धीमा बल्कि महंगा हो गया था। पैसे वाले लोग पैसे देकर न्याय खरीद लिया करते थे, इसलिए करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कानून अत्यधिक जटिल थे जिनको भारतीय समझ ही नहीं पाए, इसलिए भारतीय अब न्यायालय की शरण में ना जाकर जातीय पंचायतों और खाप पंचायतों के पास जाने लग गए थे। और सारे जजेस यूरोपियन थे जिनको इंडियन कस्टम और ट्रेडिशन का कुछ भी पता नहीं था। कॉर्नवालिस वही व्यक्ति है जिसने भारत में प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवाओं की शुरुआत की थी, वह इन दोनों का जन्मदाता है। हम आगे वाले गवर्नर जनरल पढ़ते हैं। आगे गवर्नर जनरल बने जॉन सोर 1793 से 1798। ये वही जॉन सोर है जिसने कॉर्नवालिस के टाइम में परमानेंट सेटलमेंट का ड्राफ्ट तैयार किया था। तो महत्वपूर्ण बंदा था उनका। कॉर्नवालिस जब गया तो कहा भाई क्या किया जाए, तो कहा भाई जॉन सोर को गवर्नर जनरल बना दिया जाए। जॉन सोर ने कहा मैंने इतना एक ढंग का काम कॉर्नवालिस के टाइम कर दिया था, इसलिए इसका जो खुद का 5 साल का टेन्योर है उसके अंदर इसने कोई ज्यादा ढंग का काम नहीं किया। अपने को याद रखना है कि कॉर्नवालिस के बाद में गवर्नर जनरल कौन बना था, तो जॉन सोर है, बस नाम याद रखना है। वहां पर ये बात याद रहे, हमने पढ़ी ली थी, याद रही जाएगी अपने। आगे वाले पढ़ते हैं। देखो आगे लॉर्ड वेलेस्ली, इसके खूब सारी बातें पढ़ेंगे हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली 37 वर्ष की उम्र में भारत आया, बहुत यंग एज के अंदर भारत आया था। और लॉर्ड वेलेस्ली को हमेशा लगता था, इससे पहले ब्रिटेन में अच्छी अच्छी जगह पर काम कर चुका था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करता था ब्रिटेन में, उसका आयुक्त रह चुका था, पर इसे लगता था कि नहीं यार, दिल मांगे मोर, मुझे कुछ करना है, कुछ दिखाना है। किसी कंटेम्पररी राइटर ने इसके बारे में लिखा था कि यू वॉन्ट ए वाइडर फील्ड, तुम्हें खुले मैदान की आवश्यकता है। यू आर डाइंग क्रैम्प, तुम्हें घुटन महसूस हो रही है, तुम इस घुटन की वजह से मर रहे हो, तुम्हें खुला आसमान चाहिए। और वो खुला आसमान उसको इंडिया के अंदर मिल सकता था, इसलिए वेलेस्ली को इंडिया के अंदर भेजा गया। ये वही समय है जब वेलेस्ली को भारत में भेजा जा रहा है, तब यूरोप में एक शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में फ्रांस लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड में परंपरागत दुश्मनी हुआ करती थी, इसलिए नेपोलियन का सपना है कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को उजाड़ कर रख दे। और ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए जरूरी था कि जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जो भी अंग्रेजों के उपनिवेश थे, उन पर प्रहार किया जाए। इसलिए नेपोलियन रसिया के जार, वहां रसिया के राजा को जार बोलते हैं, जार के साथ लगातार दोस्ती कर रहा है और फ्रांस और रूस दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण की योजना बना रहे हैं कि आक्रमण किया जाना चाहिए। यहां पर इंग्लैंड से वेलेस्ली को लगातार समाचार मिले कि फ्रांस हमारे जितने भी उपनिवेश है उनसे जेलस फील करता है, ईर्ष्या महसूस करता है और वह हमारे साम्राज्य को नष्ट करना चाहता है। यदि नष्ट कर भी नहीं पाया तो छोटा जरूर कर देगा, इसलिए इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस दिन वेलेस्ली भारत आया था उसी दिन टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों के साथ में बातचीत कर रहा था, इसलिए इस बात को सत्यापित भी किया जा सकता है कि हाँ, उस समय नेपोलियन के यहां आने की संभावनाएं बढ़ रही थी। वेलेस्ली ने यह महसूस किया कि यदि कल को नेपोलियन यहां पर आता है तो जो इंडियन राजे महाराजे हैं वो नेपोलियन के साथ में संधियां कर सकते हैं और नेपोलियन के साथ संधियां करके वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं। उसे लगा कि नेपोलियन के खतरे को रोकने के लिए जरूरी है कि जब नेपोलियन आए और राजा महाराजाओं से संधि करे, इससे पहले मैं ही इनसे संधि कर लूं और मैं इनको कह दूं कि आज के बाद अपने दोस्त हैं और किसी से फ्रेंडशिप की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी लड़ाई में हम काम आएंगे, हमारी लड़ाई में आप काम आना, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार रहेंगे, तो मामला सेट है अपना। तो वेलेस्ली ने तमाम भारतीय राजे महाराजाओं से बातचीत करनी शुरू की, दोस्ती करनी शुरू की, हम पॉलिटिकली लैंग्वेज के अंदर बोलें तो संधियां करनी शुरू की, ट्रीटीज। उन संधियों के लिए हम स्पेशल एक शब्द यूज करते हैं, हम उनको कहते हैं सहायक संधियां, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी ट्रीटीज। हालांकि भारत में सहायक संधि करनी
कोई नया प्रयोग नहीं था। यह प्रयोग सबसे पहले डुप्ले करता है, जब वो हैदराबाद को कहता है कि मैं आपको सेना दे दूंगा, उसके बदले में आप हमें पैसे दे देना। कालांतर में क्लाइव जब इलाहाबाद की दूसरी संधि करता है तो अवध को कहता है कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। ये सहायक संधि है। वेलाजेली को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उसने इस व्यवस्था का एक्सपेंशन किया, उसने इस व्यवस्था को फैलाया। जहां पहले केवल अपवाद स्वरूप हमें ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि जब किसी को पैसे के बदले में सहायता दी गई, सैनिक सहायता, मिलिट्री असिस्टेंस दिया गया था, वहीं वेलेजली ने अंग्रेजों के कांटेक्ट में आने वाले प्रत्येक राजा महाराजा के साथ में ऐसी संधि कर ली। इसलिए बड़े तौर पर इसको कोई इंप्लीमेंट करता है तो वो लॉर्ड वेलेजली है। इसलिए जब भी सहायक संधियों का जिक्र आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले जिस बंदे का नाम आता है वो लॉर्ड वेलेजली है। अंग्रेजों ने किसी समय में जब भारत में आए थे, उनके पास जो भी अपनी फैक्ट्रियों की रक्षा करने के लिए छोटी मोटी सेना हुआ करती थी, उन्होंने जब इंडिया में अपने दोस्त बनाए राजा महाराजाओं को, और उनके दोस्तों की जब किसी थर्ड पार्टी से लड़ाई होती तो अंग्रेज अपनी टुकड़ी भेज देते कि अपना दोस्त है, सहायता करो भाई इसकी जाके। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को कहना शुरू किया कि आप मत लड़ो, आपके बदले में हम ही लड़ लेंगे जाके। आप तो बता दो कौन है जो तुम्हारी तरफ अंगुली उठा रहा है, अंगुली तोड़ दी जाएगी उसकी। एक स्टेप आगे बढ़े। तीसरे स्टेप में अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध होता है तब आप हमें बुलाते हो, इससे अच्छा है हम यहीं रह जाएंगे आपके पास, बस इस सेना का खर्चा आप दे दिया करो। ठीक है। चौथा स्टेप ये था कि क्या बार बार रुपए देते रहते हो, हमें एक एरिया दे दो ना, उस एरिया में हमारी सेना रह जाएगी, उस एरिया से जितना रेवेन्यू आता है वो हम ले लेंगे, आपकी रक्षा कर देंगे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी नीति का विकास किया है। पहले दोस्तों की तरफ से युद्धों में भाग लिया, दोस्तों के साथ गए। दूसरे के अंदर दोस्त को कहा कि हम ही जाएंगे, तू जा ही मत। तीसरे में दोस्त को कहा कि तू रुपए दे, हम तेरे को सेना देंगे। चौथे में कहा कि तू हमें एरिया दे, हम तुझे सेना देंगे। जो वेलेजली वाली सहायक संधि है वो पीक है उस नीति का। धीरे धीरे पत्ते खोले उन लोगों ने अपने। ये नहीं कि अचानक ही कह दिया हो कि आ जाओ लो संधि कर लेते हैं अपने। वेल प्लान्ड, धीरे धीरे उनके दिमाग में खूब सारी बातें थी। तो वेलेजली को हम इसकी सहायक संधियों के लिए याद करते हैं, इसकी सब्सिडरी अलायंस के लिए याद करते हैं। एक सवाल यह उठे कि आखिर अंग्रेजों को यह सहायक संधियां क्यों करनी पड़ गई थी? क्या कारण थे कि अंग्रेज सहायक संधियां करते हैं? सहायक संधियों के कारण, एक कारण मैंने बताया कि नेपोलियन भारत पर आक्रमण करना चाहता है, अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना चाहता है, तथा अंग्रेजों को यह डर है कि जब नेपोलियन आक्रमण करेगा तो भारतीय राजा नेपोलियन के साथ मिल सकते हैं, जैसा कि टीपू सुल्तान वाले पत्राचार से पता चल रहा था। एक खतरा तो वो है नेपोलियन का खतरा कि नेपोलियन के साथ कोई दूसरे संधि ना कर पाए। इससे पहले अपने संधि कर लो और संधि में एक लाइन लिख दो कि भाई अब अपने बीच में दोस्ती है तो थर्ड पार्टी से दोस्ती नहीं कर सकते। ठीक, तो क्या केवल नेपोलियन के खतरे की वजह से उन्होंने कर लिया था, जबकि हम तो कहते हैं कि उनकी नीति का धीरे धीरे विकास हो रहा है? नहीं, नेपोलियन वाला एक इमीडिएट कोज हो सकता है, कई चीजें और थी। जैसे तो अंग्रेजों को एक बात यहां तक आते आते भली भांति पता चल गई थी कि भारत में मराठों को छोड़कर उन्हें कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। एक मराठा पावर ही ऐसी थी जिससे अंग्रेज थोड़े भयभीत थे और उनको लगता था कि नहीं यार ये कभी हम पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 1765 की इलाहाबाद की दूसरी संधि के अंदर वो अवध को बफर स्टेट इसलिए बनाते हैं ताकि इधर से
मराठों का आक्रमण कभी हो तो उसको अवध में रोका जा सके। पर अंग्रेज ये बात भी जानते थे कि कोई भी भारतीय राज्य अकेला तो अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकता, पर यदि कल को सब भारतीय राजाओं ने मिलकर संगठन बना लिया, सबका मतलब कोई 10 ही एक साथ हो गए और सबने मिलकर यदि अटैक कर दिया तो भारी पड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा है इन सब से अलग अलग संधि कर लो और अलग अलग संधि करके कह दो कि भाई सब अब अपने दोस्त हैं, थर्ड पार्टी से बातचीत करे तो हमसे पूछ के करना। ये आपस में दोस्तियां करे, इससे पहले अपने इन सबसे अलग अलग दोस्तियां कर लो, ताकि इंडियन स्टेट्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, भारतीय रियासतें कोई संघ ना बना सके, कन्फेडरेशन ना बना सके, यूनियन ना बना सके। तो उनको भारतीय रियासतों के संघ बनाने का खतरा था कि कोई इंडियन यूनियन ना बन जाए। फिर अंग्रेज इस बात को जानते थे कि भारत में व्यापार करेंगे तो राजा महाराजाओं के साथ में यहां पर पंगे भी होंगे, पंगे होंगे तो लड़ाई भी करनी पड़ेगी, लड़ाई करने के लिए सेना रखनी पड़ेगी। बाणिये थे, पैसे दांतों से चबा चबा के लिया करते थे। आमदनी अधिक हो, खर्चा कम हो। खर्चा किस पर हो रहा है? सेना पर हो रहा है। ऐसा कोई जुगाड़ बिठाया जाए कि सेना भी रहे और खर्चा भी ना लगे। तो भारत के राजा के साथ जाके संधि की और भारत के राजा को कहा कि हम तेरी रक्षा करेंगे, इसके बदले में तू हमें पैसे दे दिया कर। राजाओं को भी लगा कि यार काम ठीक है, एक सिक्योरिटी एजेंसी बाहर से हायर कर लो, उसको पैसे दे दो, क्यों खुद की मगजमारी की जाए, ये अपनी तरफ से लड़ते भिड़ते रहेंगे। उसने कहा ठीक। अब सोच के देखिए इस बात को कि कोई एग्जाम्पल की अंग्रेज हैदराबाद के राजा के पास गए, कोई एग्जाम्पल ले लो, बोले आप जयपुर ले लो, करौली ले लो, हैदराबाद ले लो, मैं हैदराबाद बोल रहा हूं, कि हैदराबाद के राजा के पास गए और उसको जाकर कहा कि आज के बाद यदि तेरी किसी से लड़ाई होती है तो तेरी तरफ से हम लड़ लेंगे, तेरे को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी एक सेना तेरे पास रहेगी, तू उस सेना का खर्चा उठा लिया कर। राजा ने कहा ठीक, सेना कहां से आएगी? अंग्रेजों का वो हम बना लेंगे, क्यों चिंता करता है। अब दूसरे दिन उन्होंने हैदराबाद में एक विज्ञापन दिया कि सेना के लिए 18 वर्ष से ऊपर की आयु के, इतनी फीट हाइट, इतने किलो वजन और इतने सीने की माप वाले युवाओं की आवश्यकता है, प्लीज ज्वाइन। दूसरे दिन गांव से हट्टे कट्टे लड़के दौड़ के गए, अंग्रेजों की सेना ज्वाइन कर ली। हैदराबाद के लड़के हैदराबाद की रक्षा करेंगे, हैदराबाद का राजा पैसा देगा, नाम अंग्रेजों का है। क्या दिमाग है उन लोगों के अंदर। वो अपनी आर्मी को भारतीय खर्चे से चलाना चाहते थे, सेना उनकी, खर्चा भारत का। इसलिए भी सहायक संधियां करना है। और क्या कारण हो सकता है? 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी भारत में एक पॉलिटिकल पावर बन चुकी थी। वो खुद बंगाल का शासन संभाल रही थी, दीवानी अधिकार उसके पास में थे। राजा है, कंपनी भी एक तरीके से बंगाल की राजा है अब। लेकिन कंपनी को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अभी भी कंपनी को युद्ध करने पड़ते हैं, कभी मराठे पंगे ले लेते हैं, कभी मैसूर पंगा ले लेता है, लड़ाई करने जाना पड़ता है। बाणिया लड़ना नहीं चाहता, बाणिया शांति चाहता है। जहां शांति का माहौल होता है वहां बाणिया अपना बिजनेस लगाना चाहता है। अंग्रेज शांति स्थापित करने के लिए युद्ध बंद करना चाहते हैं। युद्ध बंद करने के लिए जरूरी है सबसे संधियां की जाए, सबसे दोस्तियां की जाए।
सबसे दोस्तियां ही कर लोगे तो अपने आप युद्ध होंगे ही नहीं। तो अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक पॉलिटिकल पावर है, बट नाउ दे वांटेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उनको राजनीतिक स्थायित्व की आवश्यकता है कि यार दिल्ली के पंगे होने बंद हो जाएं, सुकून की लाइफ जिए यार थोड़ी, क्या आपा धापी की जिंदगी है। यह कुछ कारण है कि कंपनी सहायक संधि करना चाहती थी। कंपनी भारत में एक राजनीतिक शक्ति थी, वो राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना चाहती है। कंपनी अपनी सेना को भारत के खर्चे पर रखना चाहती है, रुपए ये लोग दें, आर्मी हमारी हो। कंपनी ये नहीं चाहती कि भारतीय रियासतें आपस में मिलकर कोई यूनियन बना ले। कंपनी यह भी नहीं चाहती कि नेपोलियन जब भारत पर अटैक करने के लिए आए तो भारतीय राजे महाराजे उनके साथ में संधियां कर ले। एक इमीडिएट कोज था, पर यह नीति उनके दिमाग में कहीं पहले से थी। इस वजह से उन्होंने यहां पे सहायक संधियां की। अच्छा, वो जो सहायक संधियां की उनके अंदर क्या कहा गया? वो किसी एक रियासत के पास गए और इस रियासत के राजा को जाके कहा गया हमारे साथ दोस्ती कर ले, आंतरिक बाह्य किसी भी प्रकार का कोई आक्रमण होता है तेरी रक्षा हम करेंगे। पर रक्षा का मतलब कोई दूसरा जब तेरे पर हमला करे तो तेरी तरफ से लड़ने के लिए हम जाएंगे। जब हम तेरी तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे तो कब लड़ना है, कब लड़ाई बंद करनी है, यह बातचीत भी तो हम ही करेंगे। राजा ने कहा तुम ही करोगे। इसका मतलब है कि केवल सुरक्षा के मामले ही कंपनी नहीं लेगी, विदेशी मामले भी कंपनी के पास हो। किन्हीं दो राज्यों के बीच की जो भी बातचीत होगी, यहां राज्य का मतलब राष्ट्र है, उस टाइम अलग अलग रियासतें अपने आप में देश हुआ करती थी। किन्हीं दो रियासतों के बीच में आपसी बातचीत जो है वो विदेशी मामला है, वो विदेशी मामला भी कंपनी लेगी। तो कंपनी इस रियासत से दो चीजें ले रही है, एक तो सिक्योरिटी अफेयर्स और एक एक्सटर्नल अफेयर्स। दो मामले हमें दे दे तू, तेरे से कोई युद्ध करने आएगा हम जाएंगे, उससे सारी बातचीत भी हम करेंगे, तुझे कोई भी इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हमारी एक सेना हमेशा तेरे पास राजधानी में रहेगी, जब भी तेरे तरफ अटैक की संभावना होगी हम चले जाएंगे। हमारा एक बंदा हमेशा तेरे पास रहेगा, जिसको किसी से बातचीत, बाहर वालों से बातचीत करनी तो करेगा, तो वो तुम्हारे पास रहेगा। रेजिडेंस तुम दोगे उसको, इसलिए उस बंदे को हम बोलेंगे रेजिडेंट। उसको हम रेजिडेंट कह देंगे। का ठीक, अंग्रेजों की सेना रियासत में रहेगी, अंग्रेजों का एक अधिकारी रियासत में रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, तो उसको रेजिडेंट बोल देंगे। अब जब हमसे दोस्ती कर ली तो विदेशी मामले हमारे पास है, अब और किसी से दोस्ती करनी है ये हम तय करेंगे। का ठीक है, हम अंग्रेज हैं, हमारे अलावा तो किसी भी यूरोपियन को अपनी सर्विस में नहीं रख सकता। उनको खतरा था कि रणजीत सिंह के पास में फ्रेंच बैठे हुए थे, टीपू सुल्तान के पास में फ्रेंच रहते थे, उनको लगता है ऐसे और कई फ्रेंच अधिकारियों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी। मराठों के खूब सारे कमांडर फ्रेंच हुआ करते थे, तो ये फ्रेंच, ये राजा महाराजा तो पता नहीं नेपोलियन से संधि करेंगे नहीं करेंगे, ये फ्रेंच कमांडर नेपोलियन से संधि कर लेंगे। इसलिए उन्होंने एक लाइन लिखवाई कि किसी भी अन्य यूरोपियन को कोई भी रियासत अपनी सर्विस में नहीं रख सकती, कोई भी यूरोपियन नहीं आना चाहिए। राजा उनका कोई बात नहीं जी, हमारे तो तुम अब कर रहे हो तो हमारे बाकियों की क्या आवश्यकता है, हम तो नहीं रखेंगे। पर राजाओं ने कहा तो बाहर वाले मामले तो आप देख लोगे, अंदर के मामले अंदर तू जाने, तेरा काम जाने। का ये जो तुम्हारा अफसर यहां पर बैठेगा, ना ना ना, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरनल अफेयर्स नहीं देखेगा ये तुम्हारे। ये तो किसी से बातचीत वगैरह करनी है, तुम्हें कोई बात हमें कहनी है, वो सब चेक करेगा, इंटरनल नहीं कर सकता। अच्छा, मैं तुम्हें क्या दूं बदले में? तो कोई छोटी रियासत, बड़ी रियासत होती उसको तो कहते हैं कि तू ये इतना इतना एरिया दे दे हमें, यहां का जितना भी रेवेन्यू आएगा ये हम रख लेंगे, हमारी सेना के खर्चे में काम आ जाएगा। और कोई छोटी रियासत होती, भारत में खूब छोटी छोटी रियासतें थी,
कोई छोटी रियासत होती उसको अंग्रेज कहते तू तो अब खुद ही एरिया ही है, तेरे से तो क्या एरिया ले, अब तू हमें नकदी धन दे दिया कर, कैश मनी दे दिया कर। तो बड़ी रियासत से तो एरिया ले लिया करते, और ये एरिया सोवन एरिया होता, संप्रभु क्षेत्र, मतलब इसमें अंग्रेजों की चलेगी, ये सोवन एरिया होगा, संप्रभु क्षेत्र होगा, हमारी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी इसके अंदर। ये सहायक संधि के प्रावधान थे। जो भी रियासत अंग्रेजों के साथ सब्सिडरी अलायंस करेगी उसको अपने सिक्योरिटी अफेयर्स और अपने एक्सटर्नल अफेयर्स अंग्रेजों को देने पड़ेंगे। अंग्रेजों की सेना तुम्हारी राजधानी में रहेगी, अंग्रेजों का एक अधिकारी राजधानी में रहेगा, उसका रेजिडेंस वही होगा, इसलिए वो रेजिडेंट है। तुम और किसी यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकते। ये रेजिडेंट तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में कुछ भी बाधा नहीं डालेगा, इंटरनल अफेयर्स पूरे राजा के पास में रहेंगे। तुम राजा हो, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा पोता पड़पोता राजा रहेंगे, सबकी रक्षा का अधिकार हमारा है। ये संधि जब तक सूरज और चांद रहेगा तब तक चलती रहेगी। इसके बदले में हमें क्या देना है, तो बड़ी रियासत है तब तो सोवर्ण एरिया दे दो, छोटी कोई रियासत है तो नकदी धन दे दो। ये सहायक संधि के कारण है, ये सहायक संधि के प्रावधान है कि उन्होंने सहायक संधि क्यों कर ली थी और सहायक संधि क्यों करना चाहते, सहायक संधि क्यों कर ली थी, और दूसरा सहायक संधि में क्या क्या प्रावधान, क्या क्या प्रोविजंस लगाए गए थे। ये व्यवस्था लागू कौन कर रहा है भारत के अंदर, बड़े तौर पर कौन लागू कर रहा है, तो लॉर्ड वेलेस्ली इसको लागू कर रहा है। पढ़ते हैं, देखो अब अपने पढ़ते हैं इसको। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 to 1805 भारत में सहायक संधि व्यवस्था की शुरुआत की। मैं इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से बोलता तो मैं ये कहता कि बड़े तौर पर लागू किया, ब्रॉड लेवल पर इंप्लीमेंट किया था। वैसे इस व्यवस्था की शुरुआत डुप्ले कर चुका था, लेकिन बड़े तौर पर लागू करने वाला वेलेस्ली था, इसलिए हम सहायक संधि प्रणाली को वेलेस्ली के नाम से ही जानते हैं। हमने पढ़ा कि सहायक संधि के प्रावधान क्या क्या थे। अभी मैंने बताया आपको, रियासत अपनी सुरक्षा और विदेशी मामले कंपनी को दे देगी, समझा दिया मैंने। रियासत की सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना तैनात की जाएगी, बताई मैंने आपको बात। रियासतों में कंपनी का एक अधिकारी तैनात किया जाएगा जिसे रेजिडेंट कहा जाता था, उसका रेजिडेंस वही है इसलिए रेजिडेंट है। बड़ी रियासतें कंपनी को सोवर्ण एरिया देगी, संप्रभु क्षेत्र, और छोटी रियासतें कंपनी को नकदी धन देगी, वो कैश मनी। विदाउट कंसेंट ऑफ कंपनी, कंपनी की अनुमति के बिना, बिना कंपनी से पूछे कोई भी रियासत अपनी सेवा में किसी भी यूरोपियन को नहीं रख सकती, और कंपनी अनुमति देगी नहीं रखने के लिए दूसरे को। मतलब रसोइये तक भी नहीं रख सकते आप। गोरे ही, गोरों में केवल अंग्रेज आएंगे, अंग्रेजों के अलावा दूसरा कोई नहीं आ सकता। कोई डैन, कोई डच, कोई पोर्तुगीज, कोई फ्रेंच, इनको डर फ्रेंच वाला ही ज्यादा था। रेजिडेंट रियासत के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। सीधी सीधी बातें वापस देख लो बोले। कोई भी रियासत जो संधि कर रही है वो दो मामले कंपनी को दे रही है, सिक्योरिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स। सिक्योरिटी के लिए हमारी एक सेना रहेगी, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए हमारा एक बंदा रहेगा रेजिडेंट, वो तुम्हारे इंटरनल अफेयर्स में कोई भी गतिविधि नहीं करेगा, बाधा नहीं डालेगा। बिना हमसे पूछे किसी यूरोपियन को अपने पास मत रखना। हमें क्या दोगे वापस, बड़ी रियासत है तब तो एरिया दे दो, छोटी रियासत है तो नकदी धन दे दो। सिंपल सी बात है। मैंने बताया कि सहायक संधि क्यों कर ली थी। कंपनी को नेपोलियन के हमले का खतरा था। कंपनी फेल थ्रेट ऑफ नेपोलियंस अटैक एंड प्रिंसली स्टेट्स, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स कुड कंक्लूड ट्रीटीज विद नेपोलियन, और वो नेपोलियन के साथ में संधियां कर सकते थे। कंपनी को नेपोलियन के हमले का खतरा था और भारतीय रियासतें नेपोलियन के साथ संधियां कर सकती थी, तो वो नेपोलियन की तरफ मिल जाते तो अंग्रेजों के लिए मुश्किल होता। नेपोलियन अकेला ही भारी पड़ रहा है, नेपोलियन रशिया मिल के आ रहे हैं, इंडिया वाले और मिल गए तो लफड़ा हो जाएगा। मराठों को छोड़कर कोई भी भारतीय रियासत अंग्रेजों को चुनौती नहीं दे सकती थी। उनको पता था कि एक्सेप्ट मराठाज कोई दूसरी इंडियन पावर हमें चैलेंज नहीं कर सकती, पर सारी मिल तो सकती है, संगठन में सकती है। कीड़ी नगरा पूरा एक साथ हो जाए तो लफड़ा कर देगा अपने लिए। कंपनी भारतीय खर्चे पर अपनी सेना तैयार करना चाहती थी। बाणी है भाई साहब, पैसे तुम्हारे, आर्मी हमारी। कंपनी एक राजनीतिक शक्ति थी, कंपनी वो जो पॉलिटिकल पावर, पर अब कंपनी राजनीतिक स्थायित्व है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहती है। मैंने दोनों चीज बता दी आपको, कंपनी संधि क्यों करना चाहती है और कंपनी संधि में क्या क्या करती है। थोड़ा ये पढ़ लेते हैं संधियां किस किसने की। तो सबसे पहले इन्होंने हैदराबाद में फ्रेंच प्रभाव हुआ करता था थोड़ा। हम पढ़ते हैं कि पहले ही वहां पर वो मुजफ्फर जंग, नासिर जंग वाली लड़ाई चलती है तो वहां फ्रेंच ही जीत रहे थे शुरू के अंदर।
तो सबसे पहले इन्होंने कहा हैदराबाद वाले से करो। किसको कहा भाई साहब तू हमारे साथ कर। टिप्पू से डर था तो टिप्पू को हटाया है 1799 में, और टिप्पू को हटा के वाडियार वंश के राजा को बनाया और उसके साथ संधि कर ली कि तेरी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। तंजौर के साथ संधि कर ली। अवध वालों के साथ 1801 में जाके, अवध वालों ने तो बेचारों ने इलाहाबाद की दूसरी संधि में कर ली थी, पर अब जाके उसको और थोड़ा किया, कहा कि नहीं हमें एरिया और दे, हम तेरी रक्षा करेंगे। तो रुहेलखंड के कुछ इलाके, गंगा यमुना दोआब के कुछ इलाके इन्होंने और ले लिए थे। पेशवा के साथ मैंने बताई थी बसीन की संधि, याद कर लो। बसीन की संधि में यही बातें थी, पुणे में हमारी सेना रहेगी, पुणे में हमारा रेजिडेंट रहेगा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तू हमें 26 लाख रुपए देगा, तू हमें सूरत का बंदरगाह देगा, तू निजाम के साथ बातचीत में मीडिएटर हमें बनाएगा, तुम गायकवाड़ के साथ बातचीत में मीडिएटर हमें बनाएगा। सारी की सारी वो शर्तें। तो शुरुआत वाली संधियां ये थी। थोड़ा बहुत राजस्थान जी के याद हो आपको तो 1803 में हम पढ़ते हैं भरतपुर और अलवर ने अपने संधियां कर ली थी, वो भी याद रख लेना। तो ये याद रखना कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा, इन लोगों ने सबसे पहले संधियां कर ली थी। अब अपने वही बात मेंस में कोई पूछ सकते हैं, सहायक संधियों से क्या लाभ हुए, सहायक संधियों से क्या हानियां हुई। पानी बोतल देना। अब जब सहायक संधियों से लाभ और हानियां पूछेंगे तो सिंपल सी सीधी सी बात आपको, लाभ किसको, तो हम कहेंगे कि अंग्रेजों को। हानियां किसको, तो भारतीयों को। अंग्रेज कोई भी काम करेंगे तो अपने फायदे के लिए करेंगे, उनका फायदा होगा तो हमारा स्वभाव तय क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। देखो ये पढ़ लेते हैं अपने, पहले लाभ देख लेते हैं। जिन कारणों से कोई काम किया जाता है यदि वो कारण फुलफिल हो जाते हैं, लाभ है। क्या कारण थे? पहला कारण था कि कंपनी को नेपोलियन के खतरे का, आक्रमण का खतरा था कि वह भारतीय रियासतों से संधियां कर सकता था। पर अब यदि नेपोलियन आक्रमण भी करता है तो क्या वो भारतीय रियासतों से संधियां कर सकता है? नहीं, क्योंकि भारतीय रियासतें पहले ही अपने विदेशी मामले, अपने बाहरी मामले, अपने एक्सटर्नल अफेयर्स किसको दे चुकी है? कंपनी को दे चुकी है। तो वो संधि का अधिकारी खो बैठा है अपने आप में। फिर वो संधि करके करेगा भी क्या? उसकी खुद की तो सेना वैसे ही खत्म हो गई। सेना तो किसकी आ गई? अब अंग्रेजों की सेना आ गई। उसकी तरफ से भी कौन लड़ेगा? अब तो अंग्रेज लड़ेंगे। तो अब नेपोलियन के आक्रमण का खतरा अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, कि वो जो नेपोलियन का खतरा था वो समाप्त हो गया। नेपोलियन का खतरा खत्म। नेपोलियन यहां पे आके युद्ध लड़ेगा भी तो भी भारतीय राजा अंग्रेजों की तरफ है। संधियां हैं भाई साहब। एक कारण हमने ये पढ़ा कि मराठों के अलावा कोई अंग्रेजों को चैलेंज तो नहीं कर सकता था, पर सारे भारतीय मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर सकते थे। पर क्या अब सारे भारतीय मिल सकते हैं? नहीं। मिलने के लिए बातचीत करनी पड़ेगी, और बातचीत के अधिकार किसके पास में? अंग्रेजों के पास में। आप सोच के देखिए, मतलब इससे संधि कर ली, इससे संधि कर ली, सबसे संधियां कर ली गई। इसके बाहरी मामले, इसकी तरफ से बातचीत अंग्रेज करेंगे, इसकी तरफ से बातचीत अंग्रेज करेंगे, इसकी तरफ से भी अंग्रेज करेंगे, इसकी तरफ से भी अंग्रेज करेंगे, इसकी तरफ से भी अंग्रेज। अब जब सारी तरफ से बात अंग्रेज ही करेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का गठबंधन क्यों बनाएंगे? आप और देखिए, इसकी तरफ से लड़ने अंग्रेज जाएंगे, इसकी तरफ से लड़ने अंग्रेज जाएंगे, इसकी तरफ से लड़ने अंग्रेज जाएंगे, सबकी तरफ से लड़ने के लिए अंग्रेज जाएंगे। इसलिए अंग्रेजों से संधियों के बाद में भारतीय रियासतों में आपस की लड़ाइयां बंद हो गई थी, कि जब सब तरफ से अंग्रेजी लड़ने के लिए जाएंगे तो वो बात कर लेते आपस में कि भाई नहीं लड़ना आपने। तो अंग्रेजों का काल इस रूप में भारतीयों के लिए थोड़ा अच्छा रहा कि शांति व्यवस्था सुनिश्चित हो गई थी। अब वो दिल्ली के जो दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति रहा करती थी, हमेशा युद्ध के माहौल के अंदर ही जीना पड़ता था, उससे कहीं ना कहीं पीछा छूट गया था। तो अब भारतीय रियासतें आपस में गठबंधन तो कर ही नहीं सकती है। तो ये भी एक कंपनी को लाभ हुआ कि भारतीय रियासतों के संघ बनाने का, यूनियन बनाने का, कन्फेडरेशन बनाने का जो खतरा था वो खत्म हो गया। और कारण क्या है? कारण था कि कंपनी भारतीय खर्चे पर अपनी सेना तैयार करना चाहती थी, नहीं कर ली। सब रियासतों से संधियां कर रहा है, खर्चा रियासत दे रही है, सेना किसकी है? अंग्रेजों की। लो साहब, ये फुलफिल हो गया। भारतीय रियासतें खर्चा देगी, एक्सपेंडिचर देगी, सेना किसकी तैयार होगी? अंग्रेजों की। काम तुम्हारा, नाम हमारा। क्या पढ़ा हमने?
कंपनी एक भारत में राजनीतिक शक्ति थी, कंपनी वो जो पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, बट नाउ दे वांटेड टू गेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन अब वे भारत में राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना चाहते थे। मिल गया ना अपने आप। जब इसको भी कहा कि तू एरिया दे दे, इसको भी कहा कि तू एरिया दे दे, इसको कहा कि तू एरिया दे दे, इतनी जगह जब संप्रभु एरिया आपको अलग अलग जगह पे मिल गए, तो आप अब अचानक क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ जाते हो। सब जगह आपका कहीं ना कहीं एरिया है, लड़ाई की ना आपको अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके साथ आपकी संधियां हैं। कंपनी का साम्राज्य विस्तार हुआ और बड़ी पावर होती है तो अपने आप ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल जाती है, एम्पायर एक्सपेंशन होता है। आपने पेशवा से संधि करके कहा पूना में आर्मी लगाएंगे, हैदराबाद के निजाम से संधि करके कहा हैदराबाद में लगाएंगे हम, भोपाल के नवाब से संधि करके कहा भोपाल में आर्मी लगाएंगे, पटियाला के राजा से संधि करके कहा पटियाला में आर्मी लगाएंगे। भारत के जितने भी सामरिक महत्व के स्थान है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जितनी है, सब पर कंपनी का कब्जा है। अब आसपास वाला कोई फड़फड़ाता भी है तो पूरे भारत में उनकी आर्मी बिखरी हुई है, कहीं से जाके उसको नेस्तनाबूद करेंगे वो। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं यार। भारत के सभी सामरिक महत्व के स्थानों पर, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लोकेशन जो भी है, उन पर उनका कब्जा है। कहा कि सब जगह हमारा कब्जा माना जाए, यहां पर हो गया उनका कब्जा अपने आप, सब जगह उनकी आर्मी बैठी हुई। मैं तो कहता हूं ये वाला राजा खुद भी यदि अंग्रेजों के खिलाफ फड़फड़ाता है तो इसके तो खुद के राजधानी में अंग्रेजों की आर्मी बैठी है, 5 मिनट नहीं लगेंगे वो राजा की मुंडी मरोड़ते हुए। तो जितनी भी अच्छी अच्छी लोकेशन थी सब जगह उनकी सेना पहुंच गई थी। और एक अच्छा देश वह होता है जो अपनी सीमा में युद्ध नहीं लड़ता। एक अच्छा देश वह है जो अपने युद्ध क्षेत्रों को अपने खुद के क्षेत्रों से अलग रखता है। वरना जिस देश की सीमा में युद्ध होगा उस देश का सामान्य जनजीवन ठप पड़ जाएगा। कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग सब पर असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेल, डाक, तार सब प्रभावित होंगे। अंग्रेजों को लगता था यार हमारी मुख्य मुख्य फैक्ट्रियां बॉम्बे, बंगाल, मद्रास में, इनके आसपास में लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। इनके आसपास में लड़ाइयां होती है तो अपने लुगाई टाबर खतरे के अंदर आ जाएंगे, अपना व्यापार खतरे में आ जाएगा। इसलिए लड़ाइयां दूर होनी चाहिए, कोई करे भी तो। इसलिए प्रत्येक राजा की राजधानी में सेना खड़ी है। आसपास का कोई राजा बोले या वो भी राजा बोले तो वहीं दबा दो, कहीं बंगाल, मद्रास, बॉम्बे तक आने की आवश्यकता ही ना पड़े। कंपनी ने अपने ट्रेड एरियाज को अपने वॉर एरिया से सेपरेट कर दिया था कि कंपनी के युद्ध क्षेत्र अलग, कंपनी के व्यापार क्षेत्र अलग, ट्रेड एरियाज और वॉर एरियाज अलग अलग है। अब मान लो कहीं पर लड़ाई, पटियाला में लड़ाई चल रही है तो बंगाल के बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैसूर में लड़ाई चल रही है कहीं पे तो बॉम्बे वाले बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैसूर में लड़ाई चल रही है तो मद्रास वाला बिजनेस प्रभावित नहीं होगा, मैसूर के अंदर ही लड़ रहे हैं जाके। वरना कोई हैदर अली जैसा जाके मद्रास ही घेर लिया करता था। अब अंग्रेजों ने वो संभावनाएं समाप्त कर दी है पूरी तरीके से। कहां तो यह डर था कि भारतीय रियासतें आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ अलायंस ना बना ले, कहां अब यह स्थिति है कि भारतीय रियासतों में आपस में कोई मनमुटाव होगा भी तो बातचीत करने का अधिकार भी अंग्रेजों के पास है। अंग्रेज समस्त भारतीय रियासतों के आपसी विवादों में मीडिएटर बन गए थे। पंचायती वो करते हैं भाई साहब, अब वो मध्यस्थ हैं, मीडिएटर हैं। और सबसे बड़ी बात वो कि अंग्रेजों ने कहा था कि रेजिडेंट आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा, करता था, ढंग से करता था, पूरा करता था। तो रेजिडेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। जब पावर ही आपके पास होगी, राजा के पास पावर ही नहीं है तो क्यों नहीं करेगा आदमी। तो आंतरिक मामलों में भी अंग्रेजों की शक्तियां बढ़ गई। ये कारण 4 तो वो जो सीधे सीधे बताए, कंपनी को नेपोलियन का खतरा खत्म, कंपनी को भारतीय रियासतों के संघ बनाने का खतरा समाप्त, कंपनी भारतीय खर्चे पर अपनी सेना बनाने में सफल, और एक कंपनी को संप्रभु एरिया मिलने शुरू हुए, सोवर्ण एरिया मिलने शुरू हुए, तो कंपनी का साम्राज्य विस्तार हुआ, साम्राज्य विस्तार हुआ तो उसे राजनीतिक स्थायित्व मिल गया। फिर सीधे सीधे से 3-4
भारत की जितनी भी ढंग की युद्ध वाली लोकेशन है वहां कंपनी की सेना खड़ी है। इससे कंपनी का युद्ध क्षेत्र अलग हो गया है, कंपनी का व्यापार वाले क्षेत्र पूरी तरीके से अलग हो गए। कंपनी भारत की कोई भी रियासतें उनके बीच में पंचायती के सारे अधिकार ले लेती है। बाहरी मामले तो है, रेजिडेंट राजधानी में रहता है तो अंदर भी कुचरनियां करता ही है। ये उनको लाभ हुए। सिंपल सा मेंस में आपसे कोई 50 शब्दों में पूछ लेगा कि सहायक संधि से अंग्रेजों को क्या लाभ हुए, बता देना। कंपनी को नेपोलियन के आक्रमण का खतरा समाप्त, कंपनी को भारतीय रियासतों के संगठन बनाने का खतरा समाप्त। सीधी सीधी बात लिखी हो, मैंने समझा दी। कंपनी भारतीय रियासतों पर भारतीय खर्चे पर सेना बनाने में सफल। कंपनी का साम्राज्य विस्तार हुआ क्योंकि बड़ी रियासतों ने कंपनी को संप्रभु क्षेत्र दिया। इस बात को इससे जोड़ना, इससे कंपनी को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, कंपनी को राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुआ। कंपनी ने भारत के महत्वपूर्ण सामरिक स्थानों पर, समर का मतलब युद्ध होता है, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कब्जा कर लिया। कंपनी को अपने व्यापार और युद्ध क्षेत्रों को अलग अलग करने में सफलता मिली। कंपनी भारतीय राजाओं के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई थी। रेजिडेंट रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते, इंटरफेयर करने लग गए थे अपने आप में। तो ये तो हो गए लाभ। अब अपने कहेंगे घाटे। घाटे किसको होंगे? तो अपने कहेंगे हमको। हमेशा हानियां हुई तो क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं? भारतीय राजाओं को सुरक्षा तो मिल गई। पहले भारतीय राजा परेशान थे कि यार चलता कोई दूसरा आक्रमण कर देता, उससे लड़ाई करने जाओ। कभी खुद के सामंत आक्रमण कर देते, उनसे लड़ाई करने जाओ। कभी कोई मराठा पिंडारी जैसे लूटमार करने आ जाते, उनसे लड़ाई करने जाओ। अब अंग्रेजों ने कहा सब हम संभाल लेंगे, भाई के भरोसे है। बाहर से लड़ने आएगा, सेना जाएगी। अंदर भी तेरे खिलाफ कोई विद्रोह करेगा, सेना जाएगी। हमारा मुख्य उद्देश्य तेरे को कुर्सी पर सुरक्षित बिठाए रखना है, और तेरे को नहीं, तेरे बाद तेरे बेटे पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते को भी तू चिंता ही मत कर। तो सुरक्षा की तरफ से तो कोई चिंता नहीं, पर आपकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। बातचीत का अधिकार आपके पास नहीं। इंटरनल मामलों में भी आपके रेजिडेंट इंटरफेयर करता है। तो भारतीय राजाओं को सुरक्षा मिली थी, पर उनकी फ्रीडम, उनकी इंडिपेंडेंस समाप्त हो गई थी। किसी का स्टेटमेंट है कि भारतीय राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता को बेचकर सुरक्षा खरीदी थी। सुरक्षा खरीद ली, पर इसके बदले में बेचना क्या पड़ गया था? तो स्वतंत्रता बेचनी पड़ गई थी। अब आप इंडिपेंडेंट तो नहीं थे, कम से कम डिपेंडेंट थे अंग्रेजों पर, निर्भर थे अंग्रेजों पर, मुंह ताकना पड़ता था उनका आपको। और उन्होंने धीरे धीरे अपने और रंग दिखाए, उन्होंने मजे लिए बाद में आपके। तो भारतीयों ने सुरक्षा तो प्राप्त की, लेकिन किस बिहाफ पर, क्या बेचकर? तो स्वतंत्रता को बेचकर सुरक्षा प्राप्त की थी। अच्छा, और क्या चीजें? अब जब किसी राजा को आपने ये कह दिया कि तेरी सुरक्षा की गारंटी हमारी है, तेरे को कोई भी इस गद्दी से हटा नहीं सकता, तो उस राजा ने जनता के बीच जाना ही बंद कर दिया। पहले राजा को जनता से भी बना के रखनी पड़ती थी, सामंतों से बना के रखनी पड़ती थी। कल को सामंत नहीं हटा दे, जनता विद्रोह नहीं कर दे, इसलिए जनता का ध्यान रखता, उनके टैक्स वगैरह का ध्यान रखता। अकाल वगैरह पड़ा तो उनका टैक्स कम करता, उनके दौरे करता, उनके बीच में जाता, उनके दुख दर्द पूछता। अब उसको पता था मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी यदि मेरे खिलाफ विद्रोह होगा तो निपटने के लिए अंग्रेज बैठे। अब भाई महल के अंदर ही बैठता था, अंग्रेजों द्वारा लाई नई नई प्रकार की दारू हुआ करती थी, वो दारू पिया करता था। अब चकमक चकमक पार्टियां थी उसकी, अब उसको उधर कोई जाने की आवश्यकता नहीं थी। ये एक लफड़ा कि भारतीय राजाओं की विलासिता बढ़ गई, लग्जरी में वृद्धि हुई। लग्जरी बढ़ेगी तो पैसे ज्यादा चाहिए, तो उसने कर बढ़ा दिया। कर बढ़ेगा तो किसान शोषित होंगे, तो किसानों का शोषण बढ़ा। और शोषण होगा तो विद्रोह करेंगे, तो भारत में विद्रोहों की शुरुआत हुई। इससे पहले अपने बहुत कम यूं विद्रोह मिलेंगे आपको कि राजाओं के खिलाफ विद्रोह हो गया। आपने देख लो, आप राजस्थान में बिजोलिया होता है, तो बिजोलिया कब हो रहा है? अंग्रेजों के आने के बाद। उससे पहले तक ऐसी स्थितियां अपने को देखने को नहीं मिलती। फिर अंग्रेज जो धन लिया करते थे वो बहुत ज्यादा हुआ करता था, और वो थोड़े थोड़े दिनों में बढ़ा और देते कि साहब अब देखो आर्मी का तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, रुपए और दो, थोड़े रुपए और दो। तो भारतीय राजा तो दिवाली हो गए थे खूब सारे, तो बकाया ही रहता था उनके ऊपर।
और कई बार इस बकाया के चक्कर में अंग्रेज हड़प लिया करते थे। इतना तेरे पे बकाया पड़ा, इतना एरिया हमें उठते थे। कई बार पूरी की पूरी रियासत ही चली जाया करती थी। तो अंग्रेजों द्वारा जो धन लिया जाता था वो बहुत ज्यादा होता था, इसलिए भारतीय राजा है वो बैंकरप्ट, दिवाली हो गए थे कि नहीं यार पार नहीं पड़ेगी, अब रुपए तो अब इनको देने पड़ जाएंगे। ये भारतीय राजाओं के साथ में समस्या होगी। फिर दूसरी बड़ी बात, किसी भी राज्य में सत्ता के दो केंद्र बन गए। सेंटर ऑफ पावर जो थे वो दो थे। एक राजा है, पहले तो राजा एक ही हुआ करता था, पर अब एक दूसरा पावर और रेजिडेंट। और अब सबको पता था कि वास्तविक शक्तियां किसके पास में है, तो वास्तविक शक्तियां रेजिडेंट के पास में है। तो यह भी एक लफड़ा हुआ अपने आप में। तो अब जो भी राजा के विरोधी लोग होते, कोई सेठ साहूकार है, कोई मंत्री है, कोई सामंत है, वो रेजिडेंट को जाके वही उकसा दिया करते, अभी हमारी बातें नहीं मानता है। और अंग्रेजों ने खूब बार ऐसे कई राजाओं को हटा के किसी दूसरे को वहां पे राजा बना दिया, तो कोई राजा उनके खिलाफ बोल भी नहीं सकता। सत्ता के दो केंद्र बन गए, रेजिडेंट भी उतना उतना पावरफुल होता जा रहा है। मैं इसको और अच्छे शब्दों में कहूं तो रेजिडेंट आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करता है। रेजिडेंट क्या करने लग गया था, तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया था। तो भारतीय राजाओं को सुरक्षा मिली थी पर स्वतंत्रता खत्म हो गई। बेलखने राजाओं को संरक्षण दिया अंग्रेजों ने, वो अयोग्य राजाओं को संरक्षण मिला तो जनता का शोषण ही होगा, अनडिजर्विंग। वरना पहले बेलखणों को तो सामंती हटा दिया करते थे, दूसरे भाई बंधु हटा देते, उनको प्रोटेक्शन दिया अंग्रेजों ने, जनता का शोषण हुआ। अब राजा को जनता के बीच जाना नहीं था तो उसकी लग्जरी बढ़ी तो उसने टैक्स बढ़ाए तो किसानों का शोषण हुआ तो किसानों ने विद्रोह करने शुरू किए। अंग्रेज जो धन लेते थे या जो भी एरिया लेते उसमें धीरे धीरे वो बढ़ाते रहते थे उसको, और इसलिए भारतीय राजा बैंकरप्ट ही रहते थे। एरियर्स बाकी रहा करता था, बकाया रहता था उन पर हमेशा। प्रत्येक राज्य में सेंटर ऑफ पावर दो बन गए, एक राजा है एक रेजिडेंट है। वो रेजिडेंट है वो आपके इंटरनल अफेयर्स में पूरा इंटरफेयर करता है, अनरिजर्विंग किंग को आप प्रोटेक्शन देते हो। पढ़ते हैं हम क्या क्या लिखा है। भारतीय राजाओं ने सुरक्षा प्राप्त की थी लेकिन अपनी स्वतंत्रता बेच दी। भारतीय राजा आर्थिक रूप से दिवालिया हो गए थे, बैंकरप्ट, बिकेम इकोनॉमिकली बैंकरप्ट, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा लिया जाने वाला धन बहुत अधिक होता था। भारतीय राजाओं की विलासिता लग्जरी में बढ़ोतरी हुई, अतः भारतीय राजाओं ने भू राजस्व बढ़ा दिया, टैक्स, इसलिए भारत में किसान विद्रोह आरंभ हुए। कंपनी ने बेलखने राजाओं को प्रोटेक्शन दिया जिससे जनता का शोषण हुआ। प्रत्येक राज्य में सत्ता के दो केंद्र बन गए थे, एक तो राजा और एक रेजिडेंट। रेजिडेंट रियासतों के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर किया करता था। हमने लाभ और हानियां दोनों देखी। ये सहायक संधि है, 5 चीजें पढ़ी है। सबसे पहले तो सहायक संधि करता कौन है, वेलेस्ली। अब सहायक संधियां क्यों की गई, नेपोलियन, भारतीय राजाओं के संघ बनाने का खतरा, उसके बाद में आपका भारतीय खर्चे पर सेना तैयार करनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। क्या था सहायक संधि में, सुरक्षा विदेशी मामले कंपनी को दे दो, कंपनी की सेना रहेगी, कंपनी का रेजिडेंट रहेगा, इंटरनल मामलों में आपके नहीं करेगा, बड़ी रियासत एरिया दे दो, छोटी रियासत नकदी दे दो, किसी भी यूरोपियन को हमसे बिना पूछे मत रखो। किसने की, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा जो शुरुआती लोग थे। लाभ और हानियां क्या क्या थी, कंपनी को क्या लाभ हुए, नेपोलियन का खतरा खत्म, संघ बनाने का खतरा खत्म, अपनी सेना भारतीय खर्चे पर तैयार कर ली, साम्राज्य का विस्तार हुआ जिसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली। अब ट्रेड एरिया और वॉर एरिया अलग अलग हो गए क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर उनका सब पर कब्जा हो गया था पूरी तरीके से। और क्या फायदे हुए, तो सारे भारतीय रियासतों के आपसी मामलों में वो मध्यस्थ बन गए थे, मीडिएटर बन गए थे, और जो रेजिडेंट है वो आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करने लग गया था। हमें क्या हानियां हुई, हमें सुरक्षा मिली पर स्वतंत्रता खोनी पड़ी। बेलखने राजाओं को प्रोटेक्शन मिला, जनता का शोषण हुआ। राजाओं की लग्जरी बढ़ी, टैक्स बढ़ाए, किसानों ने विद्रोह किए, किसानों का शोषण हुआ तो उन्होंने विद्रोह करने शुरू कर दिए थे अपने आप में। सत्ता के दो केंद्र बन गए हर रियासत के अंदर, एक राजा और एक रेजिडेंट। रेजिडेंट आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है, अंग्रेज धन को बढ़ा देते हैं, इसलिए भारतीय राजा भी हमेशा दिवालिया ही रहा करते थे। अंग्रेजों के सामने झुकना ही पड़ेगा जब वो आपसे पैसे मांगेंगे तो। अब और लॉर्ड वेलेस्ली की काम, लॉर्ड वेलेस्ली ने एक कॉलेज बनाया था कलकत्ता में, फोर्ट विलियम कॉलेज। किस लिए बनाया गया, उद्देश्य लिखा हुआ है, गैर सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। देखो मैंने कल एक बात बताई थी कि कॉर्नवालिस ने भारत में आईएएस बनाने शुरू किए थे सबसे पहले, पर ये आईएएस बनेंगे कौन, क्या इनका कोई पेपर होगा ना,
तो कौन होंगे? तो वहां से डायरेक्ट ही आ जाते कि साहब हेस्टिंग्स के भतीजे को भेज दो, कॉर्नवालिस की साली के बेटे को भेज दो, क्लाइव के बुआ के बीननी के भाई के बेटे को भेज दो, जो उनके जी में आता उसको उठा के भेज दिया करते। वेलेजली ने कहा यार इन बेलखनों को भेज तो देते हो, ट्रेनिंग तो दो, तुम ट्रेनिंग दे के भेजते नहीं हो, इन कईयों को तो भूंगड़ों को आता ही नहीं है कुछ। तो उसने कलकत्ता में कॉलेज खोला, फोर्ट विलियम कॉलेज, और वहां से जो भी नॉन मिलिट्री ऑफिसर आएंगे उनको मैं ट्रेनिंग दूंगा। अंग्रेजों को पता चला कि यहां से अपने जो ऑफिसर भेजते हैं उनको वेलेजली वहां पर फोर्ट विलियम कॉलेज में ट्रेनिंग देता है। उन्होंने कहा मूर्ख, दिमाग खराब है, लोगों को पता चल रहा है कि इसका मतलब अपने वालों को कुछ आता ही नहीं। तो उसने कहा बात तो सही यही है, इनको आता ही नहीं है, या तो समझा के भेजो। तो कहा ठीक, हम यहीं पे ट्रेनिंग दे के भेज देंगे, तू वो ट्रेनिंग सेंटर बंद कर। तो फिर वो ये कलकत्ता वाला जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसको तो बंद किया, और उन्होंने वहां पर एक खोला, अपने हेलबरी नाम की जगह पड़ती है इंग्लैंड के अंदर, वहां पर उन्होंने एक नया कॉलेज खोला, ईस्ट इंडियन कॉलेज। ईस्ट इंडियन कॉलेज नाम से एक नया कॉलेज खोल दिया था उन्होंने। और वेलेजली खुद कोई कहा करता था कि मैं लॉयन ऑफ बंगाल, मैं बंगाल का शेर हूं, और किसी ने नहीं कहा, खुद नहीं कह दिया उसने। ये भाई साइक संधि वाला बड़ा सा क्वेश्चन बनता है इसका, प्री मेंस किसी में पूछा जा सकता है। आप ढंग से तैयार करना, ढंग से पूरी क्लास सुनना, देखना। थैंक यू।